ऑप्टिक्स के फोर्थ क्लास में आप सबों का स्वागत है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से चल रहा है और ये क्लास 4 है। प्लेन मिरर का फोर्थ क्लास है ये। यहाँ पर हम लोग आज कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे प्लेन मिरर से। ये दो प्लेन मिरर है पैरेलल टू ईच अदर। दोनों के बीच में कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो एक मिरर M1 से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरे मिरर M2 से वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम लोग को मालूम करना है कि दोनों मिरर से कितने इमेजेस बनेंगे और उसके पोजीशंस क्या क्या होंगे, उसकी दूरियां क्या क्या होगी। हम लोग पहले से जानते हैं कि मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट रहता है ठीक उतने ही पीछे उसका वर्चुअल इमेज बनता है। यानी O का इमेज M1 के द्वारा यहां पर अगर हम इसको I1 लिखें तो यह डिस्टेंस होगा 2 मीटर का। ठीक उसी तरह से M2 के कारण यह 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसलिए इसका इमेज यहाँ पर 4 मीटर पर बनेगा। एंड दिस इज ऑल्सो I1। I1 मीन्स द फर्स्ट इमेज जो M2 के द्वारा बन रहा है और M1 के द्वारा बन रहा है। एक्चुअली ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है। जैसे यहां से कोई रे ऑफ लाइट अगर इस पर गई और यहां से अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आता हुआ प्रतीत होगा इस पॉइंट से, और जहां से आता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर इमेज बनेगा। फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये जहां से आता हुआ महसूस होगा ठीक इमेज वहीं पर बनेगा, मतलब I1 की स्थिति ये होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जिस मिरर से रिफ्लेक्शन होता है इमेज उसी के कारण बनता है। तो ये M2 के कारण इमेज हुआ और ये M1 के कारण इमेज हुआ। इस तरह से अगर रे ऑफ लाइट इस पर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे और इस तरह से रिफ्लेक्शन होते जाएंगे और इमेज का फॉर्मेशन होते जाएगा। तो उसको पहले हम देख लें हम लोग कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ 2 मीटर से, ये मिला 2 मीटर और ये 4 पर था तो 4 पर इसका इमेज बना पीछे। ये I1 ये भी है I1 एंड दिस इज 4 मीटर। अब ये I1 जो है वो मिरर M1 के लिए, देखिए इधर ये I1 जो है वो मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसकी दूरी कितनी हो गई 4 + 6 यानी 10। यानी यहां जो दूसरा इमेज बनेगा I2 ये बनेगा, ये था 2 मीटर पर और ये बनेगा 10 मीटर पर। अब यहां देखिए ये जो I1 है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर इसका इमेज इधर बनेगा। तो ये 6 और ये 2 8 हुआ। इसका मतलब है कि इसका इमेज I2 यहां पर 8 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। फिर से देखिए यहां पर ये जो पहला ऑब्जेक्ट O है, O का जो पहला इमेज बनेगा मिरर M1 और M2 से उसको हम लिखेंगे I1। अब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका इमेज बनेगा I2 और ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा तो उसका इमेज बनेगा I2। तो इस तरह से हम लोग I1 I2। अब देखिए I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसका इमेज वहां I3 बनेगा। कितना बनेगा, ये हुआ 6 + 10 16, यानी यहां पर जो तीसरा इमेज बनेगा वो बनेगा 16 मीटर पर। यहां से इसको हम लिख सकते हैं 16 मीटर और इसका I2 से यहां पर I3 बनेगा और ये I2 कितना पर है 8 + 2 10 ये 14, यानी यहां पर I3 बनेगा ये 14 मीटर पर। इस तरह से आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे इमेज बनते बनते ये चला जाएगा इंफिनिटी तक और इधर भी ये चला जाएगा इंफिनिटी तक। मतलब कि दो पैरेलल मिरर्स के बीच में अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज दोनों तरफ इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बनता है।
या फिर से देखिए, ये रिफ्लेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्शन इसलिए दिखाया कि रिफ्लेक्शंस के वजह से ही ये इमेजेस बनते हैं। इसको सिंपली ऐसे भी हम देख सकते थे। तो यहाँ पर पहला I1 और I1 बना, ऑब्जेक्ट का जितना ऑब्जेक्ट की दूरी उतने ही उसका पीछे का इमेज बनेगा। तो ये पहला I1 और I1 ऑब्जेक्ट का सीधे मिरर से बना। उसके बाद ये I1 से बनेगा यहाँ पर I2 और ये I2 से बनेगा यहाँ पर I3। यानी ये सारे इमेज I1, I2, I3 हैं, ये M2 के कारण इमेजेज है, और ये सारे I1, I2, I3 हैं, ये M1 के कारण। यानी M1 के तरफ की इमेज M1 की वजह से और M2 की तरफ की इमेज M2 की वजह से। तो इस तरह से निकालना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका बहुत आसान भी तरीका है जिससे हम लोग इमेज को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किस इमेज का पोजीशन क्या होगा और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए कि ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। अब देखिए, इसको समझिए बढ़िया से, बहुत आसान है। मिरर M1 का पहला इमेज है 2 मीटर पर। तो देखिए ये 2 मीटर, ये पहला इमेज है, और इसका पहला इमेज है 4 मीटर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 + 2 यानी 6 मीटर। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लाएंगे और यहां लिखेंगे +6। 4 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब है कि M1 का जो दूसरा इमेज होगा वो 10 मीटर पर बनेगा। M1 का जो दूसरा इमेज होगा वो 10 पर, यहां पर देखिए 10 पर बना हुआ है ना। उसी तरह से 2 मीटर में फिर हम लोग +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। देखिए यहाँ पर 8 मीटर पर बना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। केमिस्ट्री में यूज होता है क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड से बहुत आसानी से हम लोग इसको मालूम करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ते चले जाइए। यहां से फिर देखिए, ये +6 कीजिए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, 14। ये 14 हो गया। फिर यहां पर आप +6 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। फिर यहां से आप 6 कीजिए, +6, 6 मीटर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 22 मीटर। उसी तरह से आप यहां से फिर आप 6 को जोड़िए, 6 मीटर को, ये हो जाएगा 20 मीटर। फिर यहां पर आप 6 को जोड़िए, 6, ये हो जाएगा 26 मीटर। यहां पर फिर आप 6 मीटर को जोड़िए तो ये हो जाएगा 28 मीटर। यहां पर आप फिर 6 जोड़िए, 6 मीटर, ये हो जाएगा 34 मीटर। यहां पर फिर 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 28 था ना, 28 + 2 30, 34, ये 6 है तो 4 32, ये हो जाएगा 32 मीटर, एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यहां देखिए, यहां पर कहने का मतलब हुआ, ये M2 के द्वारा पहला इमेज हुआ, ये M2 के द्वारा दूसरा इमेज हुआ, ये M2 के द्वारा तीसरा इमेज हुआ, ये M2 के द्वारा चौथा इमेज हुआ, ये पांचवा इमेज हुआ, और ये चौथा इमेज, और ये पांचवा इमेज हुआ। 3, ये 4, ये चौथा इमेज है, और ये आपका पांचवा इमेज हो गया, और ये आपका छठा इमेज हो गया। उसी तरह से M1 के कारण ये पहला इमेज है, ये दूसरा इमेज है, ये तीसरा इमेज है, ये चौथा इमेज है, ये पांचवा इमेज है, ये छठा इमेज है। तो बार बार जो जोड़ करके हम लोग बना रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड से आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले दोनों का लिख लीजिए, 2 मीटर 4 मीटर, उसके बाद क्रॉस लेके चलिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस को जोड़िए। इसमें जोड़ेंगे तो 10, इसमें जोड़ेंगे तो 8, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से मिलेगा। अब मान लेते हैं, अब क्वेश्चन देखिए, पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग ये कहते हैं कि M2 का जो 4th इमेज है वो M1 मिरर से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस ऑफ 4th इमेज of M2 from M1 equals distance of 4th image
ऑफ M2 फ्रॉम M1। तो फोर्थ इमेज यहां से हम लोग देख लिए 20 मीटर पर है और M1 यहां पर है, और आप देख लीजिए M1 और M2 के बीच का गैप कितना है, 6 मीटर। इसका मतलब हुआ कि जो फोर्थ पोजीशन पर है 20 मीटर, इसमें हमको वो दोनों मिरर के बीच के डिस्टेंस को भी जोड़ना पड़ेगा और ये हो जाएगा 26 मीटर। दिस इज द आंसर। फिर से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस ऑफ फोर्थ इमेज ऑफ M2 फ्रॉम M1। तो M2 का तो हम लोग देखें इस तरह से इमेजेस बने हुए हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं, और यहां पर गिन लिए हम लोग। देखिए फोर्थ इमेज 20 मीटर पर है। M1 से क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है तो M1 और M2 ये तो M2 से दूरी हुआ ना, ये सब M2 से डिस्टेंस है, M2 से, ये सब M1 से डिस्टेंस है। तो M2 से डिस्टेंस अगर 20 है और हमको M1 से दूरी पूछ रहा है, तो M1 और M2 के बीच का जो डिस्टेंस ये जो 6 मीटर है, ये तो हमको ऐड करना पड़ेगा ना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 मीटर। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है सब। डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेज ऑफ M2 and third image of M1। फोर्थ इमेज ऑफ M2 और थर्ड इमेज ऑफ M1। तो M2 का फोर्थ कितना है 20, दैट इज 20 मीटर, प्लस M1 का कितना है थर्ड, थर्ड का मतलब हुआ 14। आपको अभी बताए थे ये सारी दूरियां जो है वो M1 मिरर से है, ये सारी दूरियां जो है M2 मिरर से है, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 6 मीटर वो तो रहेगा ही। मतलब कहने का मतलब कि 20 मीटर में हम इसका थर्ड 14 मीटर को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आपको 6 मीटर को भी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेज ऑफ M2, फोर्थ इमेज ऑफ M2 एंड थर्ड इमेज ऑफ M1। तो फोर्थ इमेज ऑफ M2 तो 20 पर है और थर्ड इमेज ऑफ M2 जो M1 जो है वो 14 पर है। तो ये तो दोनों मिरर से इधर था, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 6 मीटर वो तो है ही, इसलिए दोनों को यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। और इस तरह से ये कितना हो जाएगा, दिस इज 30 मीटर। दिस इज आंसर 40 हो जाएगा, दिस इज 40 मीटर। तो हम लोग इस तरह से देख लिए, लेकिन एक तीसरा भी इस पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए। अगर तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M2 एंड थर्ड इमेज ऑफ M1 इक्वल्स, तो कहिएगा तो जैसे था वो इसी तरह से भी है, लेकिन कुछ और बताना चाहते हैं इसमें। ये थर्ड का मतलब हुआ 16, ये थर्ड का मतलब हुआ 14, और फिर बीच के डिस्टेंस को तो जोड़ेंगे ही हम लोग, यानी ये हो जाएगा 6 मीटर। यानी ये सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 36 मीटर। ये तो पहले बताए थे। इसमें नई बात क्या हुई, नई बात ये हुई कि अगर दोनों सेम हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 70, 90, अगर इस तरह का केस हो, तो वैसे स्थिति में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स 2ND। 2ND ये फॉर्मूला हो गया। 2 का मतलब तो 2 है, n का मतलब हम लोग किस इमेज की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल इमेजेस, n का मतलब यहां पर 3 है, और d का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस वन इज d, तो d का मतलब 6 हो गया।
तो फिर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, उतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि दो पैरेलल मिरर्स के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो दोनों तरफ इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, जिसको क्रिस क्रॉस मेथड हम इस तरह से लिख सकते हैं। और किन दोनों इमेजेस के बीच की दूरी क्या होगी ये भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये सारी दूरियां M2 से दिया हुआ है, ये सारी दूरियां M1 से दिया हुआ है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हमेशा रहता है। इसलिए जब भी इधर और उधर की बात करेंगे तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमको जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि दो पैरेलल मिरर्स है और दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इनफाइनाइट बनेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं। कंपटीशन में अगर आता है कि दो मिरर्स के बीच, दो पैरेलल मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने से उसका इमेज इनफाइनाइट बनेगा, तो सिर्फ इस केस में, हमेशा नहीं है कि दो पैरेलल मिरर्स के बीच में आप रखेंगे और इनफाइनाइट इमेज बन जाएगा। देखिए कैसे, एक दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज कीजिए एक मिरर ये रखा हुआ है, ठीक है, एक मिरर ये रखा हुआ है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये भी तो पैरेलल है। तो इमेज कितना, अगर आपको पता नहीं है तो आप सीधे कहेंगे इनफाइनाइट इमेज बनेगा। बिल्कुल नहीं, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। आपको रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और जब पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पर ये कट करेगा, हम लोग पहले से मालूम है, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। मतलब कि इसका इमेज यहां पर बनेगा। उसी तरह से यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट चलेगी ऐसे, तो रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, और जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां पर भी इस तरह से मिलेगा, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा वैसे ही। क्योंकि एक रे तो जा करके आ ही रही है, ये रे जा करके तो आ ही रही है, इसलिए दो रे यहां पर कट करेगा और इमेज यहां पर बनेगा। अब देखिए, इस मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट किया और इस मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट किया, अब ये मिरर, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पर कभी नहीं पड़ेगा और ये रिफ्लेक्टेड रे इस पर कभी नहीं पड़ेगा। जैसे पहले वाले केस में हम लोग देख रहे थे कि ऐसे ऐसे मिरर था और यहां पर ऑब्जेक्ट था, तो एक रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गया तो पीछे इमेज बना, फिर रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया तो इसका इमेज मिरर बना, फिर ये रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, उसी तरह से भी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शंस हो करके दूसरे मिरर पर वो पड़ रहा था, पड़ने की वजह से दोनों तरफ इमेजेस बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो चला जाएगा, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो चला जाएगा, ये कभी भी ये वाला लाइट इस पर नहीं जा सकता है और ये वाला लाइट इस पर नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, दो, सिर्फ दो बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसलिए ये नहीं याद रखना है कि दो पैरेलल मिरर्स के बीच में हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका हमेशा इनफाइनाइट इमेज बनता है। इनफाइनाइट बनता है सिर्फ इस केस में, लेकिन अगर दूसरा पैरेलल इस तरह का हो तो इनफाइनाइट वहां पर नहीं बनेगा, वहां पर नंबर ऑफ इमेज सिर्फ दो हो जाएगा। तो ये सब बात जानना बहुत जरूरी है कि स्पेशल केस, क्योंकि एग्जामिनेशन में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा जरूर ट्विस्ट करके रहता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक दिक्कत होगी, आप नहीं बना सकते। अब कुछ और क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन सब। ये दो प्लेन मिरर से इंक्लाइंड है और एंगल थीटा है। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2। हम लोग यहां पर थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। कहता है कि इस मिरर पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज PQ, ये PQ, ये पैरेलल है OM1 की। यानी पहले मिरर, इस मिरर पर, दूसरे मिरर पर जो इंसिडेंट लाइट है
वो पहले मिरर के पैरेलल है, और ये रिफ्लेक्ट करके जब दूसरे मिरर पर जाती है तो यहां से जब इसका रिफ्लेक्शन होता है तो दैट बिकम्स पैरेलल टू द सेकेंड मिरर, यानी इंसिडेंट रे इस मिरर के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के पैरेलल है, यानी इंसिडेंट रे अगर पहले मिरर के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के पैरेलल है, मतलब कि आर एस पैरेलल OM2। अगर ये दोनों स्थिति है तो आपको पता करना है कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो ये सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें कहीं कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज है। ये इसके अगर पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। और आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जब आप लॉज पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि ये ग्लेंसिंग एंगल होता है, दोनों साइड का एंगल, और ये दोनों भी आपस में बराबर होता है। बीच में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, लेकिन ये दोनों सरफेस के साथ बना हुआ जो एंगल है ग्लेंसिंग एंगल कहते हैं, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, मान ये और ये बराबर और ये बराबर। तो इस तरह से अगर हम लोग ट्रायंगल ROQ की बात करें तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं 3 θ इक्वल्स 180 डिग्री और θ इक्वल 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, एक मिरर पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो दूसरे मिरर के पैरेलल है, और दूसरे मिरर से जो रिफ्लेक्ट होती है वो पहले मिरर के पैरेलल हो जाती है। तो वैसे स्थिति बताएं कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या होगा, माने कितने एंगल्स पर वो इंक्लाइंड है। तो आप जानते हैं कि पैरेलल होने का मतलब है ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और ये जब बराबर होंगे तो ग्लेंसिंग एंगल भी आपस में बराबर होगा, और इस तरह से थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक क्वेश्चन और देखिए, ये दो मिरर्स है, एंगल बीच थीटा है, ये OM1 और ये OM2 है। एक रे ऑफ लाइट यहां से 60 के एंगल पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के जब जाता है तो अपने रास्ते को रिट्रेस करता है, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो हमको थीटा का वैल्यू मालूम करना है। फिर से देखिए, एक मिरर पर रे ऑफ लाइट 60 के एंगल पर इंसिडेंट होता है और वो रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर पर जाता है, तो अपने रास्ते को रिट्रेस करता है, पुनः जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते से वो बैक हो जाता है। तो बताए कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या होगा। बिल्कुल आसान है, ज्योमेट्रिकल है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, निश्चित रूप से ये 30 हो जाएगा। और लाइट जब रिट्रेस होता है तो आप जानते हैं कि तभी हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90। बताया था ना, अगर कोई मिरर है और परपेंडिकुलरली कोई रे ऑफ लाइट आती है तो उसी रास्ते पर लौट जाएगी। यहाँ पर I और R दोनों का वैल्यू कितना होगा, 0। मतलब ये परपेंडिकुलरली आ रही है तो उसी रास्ते से लौट जाएगी, और इसी को हम लोग कहते हैं पाथ को रिट्रेस करना, यानी जिस रास्ते पे जाना उसी रास्ते से लौटना। तो यहाँ पर देखिए थीटा प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस 120 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल, प्लेन मिरर में मोस्टली ज्योमेट्री पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इतनी रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर्स तो पढ़ेंगे ही, अगर इंक्लाइंड है उसके बीच में ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है तो कितनी इमेजेस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेज की चर्चा हम लोग कल करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लासेस डेली क्लास होगा, चैप्टर्स आपको पढ़ाते चलेंगे, न्यूमेरिकल्स जो ट्रिकी न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है उसको बताते चलेंगे। अभी तो बहुत जस्ट स्टार्टिंग है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
और इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो एग्जामिनेशन में किसी तरह के भी क्वेश्चंस आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नीट वाले बच्चे बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से इसको पढ़ें, तैयार करें, रेगुलर पढ़ें और चैनल को अपने इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को लाभ होगा और निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। डेली पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको 12th क्लास भी आपका क्लियर हो जाएगा और साथ साथ नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी होगी। लेकिन फोकस हमारा नीट पर है, नीट आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, उसको आप पढ़े, बढ़िया से पढ़ें। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चंस को मोर एंड मोर क्वेश्चंस को बनाना वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपका मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे किसी भी क्वेश्चंस को कहीं से भी आप देखें तो उसको बना सकते हैं और एग्जामिनेशन में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। थैंक यू।